हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम शुरू पर। अगर आप सीटेट या अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर पढ़ने ही होते हैं या एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर आपको आते ही हैं। तो ये आपका एनसीईआरटी का 6 क्लास का हिस्ट्री का चैप्टर है, जो कि आपका थर्ड चैप्टर है, आरंभिक नगर। तो 2 चैप्टर आप लोगों का पहले करवा दिया गया है। फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर आपका पहले ही भी करवा दिया गया है, यानी फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर आपका दोनों पहले हो चुका है। पहला और दूसरा चैप्टर आपका हो चुका है। आज आपका तीसरा चैप्टर है, यानी तीसरा चैप्टर आपका कौन सा है? आरंभिक नगर। आज आपको आरंभिक नगर के बारे में पढ़ना है, यानी चैप्टर नंबर थर्ड है आपका। पहला पहला और दूसरा चैप्टर हो गया है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज है हड़प्पा की कहानी। यानी आरंभिक नगर का मतलब होता है कि पहले के जो जो राज्य थे, लोग थे, वो कैसे रहते थे, कैसे नगरों में रहते थे, ये आपको बताना है। तो देखिए, हड़प्पा की कहानी, यानी हड़प्पा, जो आपने नाम सुना होगा, अगर आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपने हड़प्पा का नाम भी सुना होगा। तो चलिए, आज हड़प्पा की कहानी हम सुनते हैं कि हड़प्पा की कहानी क्या क्या है। तो देखिए क्या है। अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानी बताती हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा खंडरों में हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्हें रेलवे लाइन बिछाई गई, जिससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई थी। उसके बाद देखिए, उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा, और तब तक पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली हैं, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा जाता है। इस शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। कब हुआ था? 47 साल पहले हुआ था इसका निर्माण। उसके बाद देखिए, उसके बाद कहा गया है इन नगरों की क्या विशेषता थी, यानी हड़प्पा की जो जो नगरें थी उनकी क्या विशेषता थी। अब इसकी विशेषता पढ़नी है आप लोगों को। तो देखिए, विशेषता क्या थी। इन नगरों में से कई को एक या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया जाता था। यह प्राय पश्चिम भाग छोटा होता था लेकिन ऊंचाई पर बना होता था, और पूर्वी बड़ा हिस्सा होता था लेकिन ये निचले इलाके में रहता था। यानी जो पश्चिम भाग है वो छोटा होता था लेकिन वो ऊंचाई पर रहता था, और पूर्वी भाग क्या होता था? बड़ा तो होता था पर निचले हिस्सों में, निचले इलाके में होता था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है, और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की चारदीवारियों की पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। इनकी ईंटें इतनी पक्की थी कि हजारों सालों बाद आज तक इनकी दीवारें खड़ी ही रही। दीवार बनने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें दीवारें क्या हो, खूब मजबूत रहें, यानी दीवारें खूब मजबूत रहें। यहाँ पे कुछ नगरों में, नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। यानी आपका मोहनजोदड़ो में कहा क्या बनाया गया था? यहाँ पे आपका मोहनजोदड़ो है, और यहाँ पे कुछ खास तालाब बनाए गए थे, जिसे पुरातत्व ने महान स्नानागार कहा है। यहाँ पे क्या था? आपका स्नानागार था, यानी बहुत बड़ा स्नानागार था। ठीक है। और उसके बाद है देखिए, इस तालाब को बनाने में ईंटें और प्लास्टर का प्रयोग किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी, और चारों ओर कमरे बनाए गए थे, जिसे भरने के लिए पानी कुएं से निकाला था। उपयोग के बाद इन्हें खाली कर दिया जाता था, और शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते होंगे। यानी जब कोई समारोह वगैरह या कोई उत्सव वगैरह होता होगा, तब यहाँ के जो वीआईपी यानी विशिष्ट लोग होते होंगे, वो यहाँ पे स्नान करते होंगे। उसके बाद है आपका कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कई कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। यानी जो भंडार गृह हैं वो कहाँ कहाँ मिले हैं? आपका मोहनजोदड़ो, कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में, लोथल, और कहाँ? हड़प्पा में। ये 3 जगहों पर बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। उसके बाद देखिए, ये आपका स्नानागार था, जो कि मोहनजोदड़ो में है। ये वाला जो आपको ये फोटो दिखाई जा रही है, यानी पिक दिखाई जा रही है, वो क्या, कहाँ की है? मोहनजोदड़ो की है। और ये महान क्या है? महान स्नानागार है, यानी नहाने की जगह जो होती है। उसके बाद देखिए, आपका है भवन, नाले और सड़कें। यानी वहाँ के भवन कैसे थे, नालियाँ कैसी थी, और सड़कें कैसी थी। तो देखिए,
कैसी थी? इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। घर के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। यानी जब हड़प्पा के जो लोग थे वहाँ पे क्या होता था कि जो उनका घर था उसमें वो कुएं भी बनवा लेते थे ताकि उनको पानी की दिक्कत ना हो। नेक्स्ट है, देखिए, कई नगरों में ढके हुए नाले थे। उन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। इस नाले में हल्की ढाल होती थी जबकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मैनहोल बनाए जाते थे जिसके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीकों से एक साथ ही किया जाता था। उसके बाद उसके बाद देखिए आपका है नगरीय जीवन, यानी वहाँ के नगरीय जीवन कैसी थी, यानी वहाँ के लोग कैसे रहते थे वो बताना है। तो हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ एक ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे हुए होते थे। वे संभवतः यहाँ के शासक होते थे। यहाँ यह भी संभव है कि शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते होंगे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी। उसके बाद है हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जहाँ नगर की खास इमारतें बनने की योजना में जुटे होते होते। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव हो है कि शासक लोगों को भेज कर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसे कीमती चीज़ों को अपने क्या है उसके बाद अपने पास रख रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे। वे बच नहीं पाई हैं, यानी अब उनकी लिखित कोई परिमाण नहीं है। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते होंगे, यानी वहाँ के जो स्त्री पुरुष थे वो शिल्पकार भी थे और अपने घरों पर किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तु लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। मिट्टी से बने खिलौने भी मिले हैं जिससे बच्चे खेलते होंगे। यानी वहाँ पे हड़प्पा में क्या क्या मिला है आपको? मिट्टी से बने खिलौने मिले हैं और वो बहुमूल्य वस्तुएं भी मिली हैं और शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते होंगे। यानी जो भी मतलब वो थे शिल्पकार थे वो, यानी वहाँ की जो इमारतें हैं और जो दीवारें हैं उस पर कुछ शिल्पकार यानी बहुत ज़्यादा क्या हुए थे, तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। यानी जो शिल्पकार थे उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे, ये मिले हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना एक नाला, यानी आपको एक चित्र दिखाया गया है यहाँ पे आपको एक चित्र दिखाया गया है, ये देखिए। उसके बाद उसमें लिखा है मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला। और देखिए ऊपर एक कुआं है जो बाईं ओर हड़प्पा की एक मोहर भी है। इस मोहर के ऊपर की एक चिन्ह पर खास लिपि है। इस उप उपमहाद्वीपों में पाए पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की लेकिन अभी तक ये पता नहीं लगा चल पाया कि इसका अर्थ क्या है। दाईं ओर पक्की मिट्टी के खिलौने मिले हैं, यानी आपको यहाँ पे एक मोहर मोहर देखने को मिलेगी। ये मोहर है, आप यहाँ पे आपकी मोहर है यहाँ पे। और उसके बाद है आपकी मिट्टी के खिलौने जो बच्चे खेलते होंगे। उसके बाद है आपका नगर एवं शिल्प, यानी नगर और शिल्प कैसे थे वहाँ पे। नगर और शिल्प के बारे में हम लोगों को बताना है, यानी हड़प्पा के जो लोग थे वहाँ की शिल्प कला कैसी थी। तो देखिए आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हो। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे और सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और पलके हैं, यानी वहाँ की सबसे जो खूबसूरत चीज़ें थी क्या थी? मनके, बाट और फलक थे। यानी ये हड़प्पा सभ्यता की बहुत खूबसूरत चीज़ें थी। उसके बाद देखिए आपकी यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे आपको पत्थर के बाट देखने को मिलेंगे। कितने ध्यान से उपयुक्त तरीके से इस बाटों को बनाया गया है, यानी इस बाटों को कितने बारीक तरीके से बनाया गया है कि इनका शेप पूरा एक बाटे जैसा है। यानी इन्हें चट पत्थर भी कहा जाता है, यानी इन्हें चट पत्थर इसे चट पत्थर से बनाया गया। इसे शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया होगा। यानी
जो बहुमूल्य चीज़ें, कीमती वस्तु होते हैं, उनको तौलने के लिए बनाया गया होगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद लिखा है आपका, हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। और इस आयताकार मोहरों पर समांतर जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। उसके बाद देखिए, यहाँ पे लिखा है आपका, मध्य में देखिए मनके। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था मनके। इनमें से कई कार्नेलियस पत्थरों से बनाए जाते हैं। पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। और उसके बाद है दाएं दाएं देखिए, दाएं में पत्थर के धारदार फलक, यानी फलक भी आपको दिखाया था मैंने, ऊपर मैंने दिखाया आपको चित्र में। और उसके बाद देखिए नीचे कढ़ाईदार वस्त्र, यानी जो ये फिगर है आपका यहाँ पे आपका, तो देखिए इसमें आपको कढ़ाईदार वस्त्र देखने को मिले होंगे। तो इसमें क्या लिखा है, कढ़ाईदार वस्त्र एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली है, इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहनाए हुए दिखाया गया है। उसके बाद देखिए, संभवतः सात 7,000 वर्ष पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेयांस से बनी तकलियां सूत कताई का भी संकेत। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया है। विशेषज्ञ इसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना तथा फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना, यानी मोहरों पर उसकी कलाकृति करना। मूर्ति का चेहरा कितना आकर्षक ढंग से बनाया गया और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। ये किसके बारे में बात हो रही है, तो ये यहाँ पे जो एक मूर्ति बनाई गई है इसके बारे में बात हो रही है। यानी इसकी मूर्ति की कला और जो इसके चेहरे का जो दाढ़ी वगैरह है वो कितने अच्छे से बनाया गया है, कितनी अच्छे से कलाकृति की गई है, इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद देखिए, यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है, यानी किसी प्रशिक्षित मूर्तिकार ने ही उसे बनाया होगा। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कार्यों में प्रशिक्षित हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। उसके बाद देखिए, फ्यांस क्या होता है। फ्यांस क्या होता है, तो पत्थर और संग प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फ्यांस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्प्लिट पत्थरों को चूर्ण के गोद में मिलाकर उनमें वस्तुएं बनाई जाती हैं। इसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती है। इन चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते हैं। फ्यांस से मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते हैं। उसके बाद है आपका कच्चे माल की खोज, यानी कच्चे माल की खोज, यानी वो अपने व्यापार के साधन के लिए क्या क्या करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। तो देखिए क्या है, कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल है। इनमें से फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किया गया कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिसके बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। और हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिला करती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को वो दूर दूर से आयात करते थे। नेक्स्ट है आपका, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। उसके बाद है आपका, यहाँ पे आपको एक चित्र दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चीज़ों को इस तरह से दूसरी जगह लाया जाया जा सकता था। इन चित्रों को देखिए, एक खिलौना है और दूसरी तरफ एक मुहर, यानी यहाँ पे आपको एक मुहर दी गई है, यहाँ पे एक खिलौना दिया गया है। यहाँ पे क्या है, मुहर है और यहाँ पे आपका एक खिलौना है, ये खिलौना है, यहाँ पे खिलौना दिया गया है। उसके बाद देखिए, अब ये हमें बताना है नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन कैसा होता था, यानी वहाँ वहाँ नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन कैसा होता था हड़प्पा सभ्यता में। तो ये आपको देखिए, लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे भी शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से
अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जोत, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की खुदाई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात है। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए, लेकिन वे प्राय लकड़ी से बने होते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोग एक कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा, जरूरत पड़ने पर उसमें फसलों की सिंचाई की जाती होगी। उसके बाद है आपका, हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारगाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता होगा। वे बेर वे वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार करते थे। ये आपका हड़प्पा सभ्यता का हल है। क्या है? हल। यहाँ यानी हल के जो खिलौने हैं वो इसी प्रकार के थे। नेक्स्ट है आपका, गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म शिक्षण। यानी सूक्ष्म शिक्षण गुजरात में कैसा था? तो कच्छ के इलाके में खदीर बिल के किनारे धोलावीरा नामक नगर बसा है। वहाँ साफ पानी मिलता है और जमीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे। वहीं धोलावीरा नगर को तीन भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था, जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता था। वहाँ मिले कुछ अवशेषों से हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदवाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया है। यह एक अनोखा अवशेष है, लेकिन आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते होंगे। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर है जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता है। यह पत्थर शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह में कई मुहरे और मुद्रांकन का मुहरबंदी यानी गीली मिट्टी पर दबने से बनी उनकी छाप मिले हैं। यानी वहाँ पे क्या साक्ष्य मिले हैं? बंद मुद्रांकन का मुहरबंदी यानी गीली मिट्टी पर दाबने से बनी उसकी छाप। यानी वहाँ पे गीली मिट्टी पर उसे दाबने से मिली छाप के प्रमाण मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर एक इमारत मिलती है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता है। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। उसके बाद देखिए, मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी क्या होता है। मुद्रा, मुहर और मुद्रांकन का या मुद्राबंदी क्या होता है? तो देखिए इसका क्या होगा। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता होगा। थैले को बंद करने के बाद उनमें मुहरों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती होगी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते थे। अगर यह छाप टूटी हुई होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ हुई है या नहीं हुई है। अब है सभ्यता के अंत का रहस्य क्या था, यानी हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, ये बताना है। तो देखिए, लगभग 39 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कें पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनने लगे थे। उसके बाद देखिए, यह सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं है। यानी ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये कुछ भी पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये भी हो सकता है कि ईंटें पकने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। और इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों में चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए थे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई थी, लेकिन इस कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया था। क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में क्यों हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई छोटी बस्तियों में जाकर बसने लगे। इसके लगभग 1400 साल बाद एक नए नगरों का विकास हुआ। इसके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।